अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता है एक चैप्टर पढ़े और चैप्टर नंबर 4 गैसेस वाला है और इसमें लेक्चर नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। बच्चों इसके अंदर एक डेरिवेशन हम पढ़ेंगे जो कि आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है, तो हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या बोर्ड में ये बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हम इसको ड्राइव करना शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ी थी काइनेटिक इक्वेशन, तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन बच्चों अगर हम काइनेटिक इक्वेशन देखें तो हमने पढ़ी है काइनेटिक इक्वेशन कल, पी वी इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मॉलिक्यूल है और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास हम नेक्स्ट लिखते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। बच्चों काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म तो आपने पढ़ी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल मोशंस की वजह से आती है, और वो हमारे पास है के ई। अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़े होते हैं बच्चों तो ई के बॉटम में के लिखा होता है, वो भी ठीक है, ई के बॉटम में ई के लिखा होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी ठीक है। हमारी बुक कैसे इसको इंडिकेट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ mv² की जगह c² बार पुट करेंगे, क्योंकि ये ऐसी वेलोसिटी होती है जो तमाम मॉलिक्यूल की सेम रहती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसकी राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं लिखने लगा हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग equation, multiplying and dividing right hand side of equation 1/2। क्या मतलब बच्चों, जो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैथ का रूल है कि अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उससे डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पी वी इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा इंटू 1/3 mNc² बार बन जाएगा। ये वही इक्वेशन है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं बच्चों, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो रीअरेंज करते वक्त ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3, ऐसे कर देता हूं, और इसमें n जो हमारे पास n है वो भी बाहर ले आता हूं, तो अब हमारे पास आ जाएगा n, इसमें अंदर आ जाएगा 1/2 mc² बार। कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। किया क्या है कि बच्चों 3 को मैं बाहर ले आया हूँ, 2 को उधर ले गया हूँ, n को भी इधर ले आया हूँ, तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए मल्टीप्लाई करते वक्त चीज़ों को रीअरेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो इस इक्वेशन में जो हाफ mc² बार है वो के ई की इक्वल हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ half mc² from equation 2। अगर मैं इक्वेशन 2 से हाफ mc² की वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू 2/3 n, और इस जगह पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच जाएंगे बच्चों। इस जगह पे अगर हम देखें तो जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
जबकि हमें पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो इसलिए फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये मेरे पास जो n होगा वो n a की इक्वल हो जाएगा, n जो है वो n a की इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इस जगह पे चलते हैं तो n की जगह na क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो बच्चों जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, PV इज इक्वल टू 2/3 Na हो जाएगा, 2/3 Na, और साथ ही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं बच्चों। यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि हमने एक रिलेशन ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में। तो मैं देख रहा हूँ इसमें काइनेटिक एनर्जी तो आ रही है, टेम्परेचर नहीं आ रहा। तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको आप जनरल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दिया, टेम्परेचर मैंने लाना है। ये n मोल्स के लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। आपको पता है कि इसमें जो स्मॉल n है वो बेसिकली मोल्स के लिए है, तो n इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, ये n मोल के लिए है, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू 1 कर दें, तो PV इज इक्वल टू RT बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 कहलाएगी। अब बच्चों PV इज इक्वल टू RT ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, जबकि PV इज इक्वल टू 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास रिलेशन है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस के लिए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को 4 और 5 को कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो बच्चों इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा इसमें 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा RT के, ये हो जाएगा। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी एक साइड पे ले आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इधर ही रहने देने हैं, बाकी उधर ले जाएं, तो 3 डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3RT हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2Na। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो गई, तो 3 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसकी एक तो कभी कभी बोर्ड में आ जाता है ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या कभी ये भी आ जाता है प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT/2Na। ये भी ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें जो R है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर है, 3 और 2 वैसे ही कांस्टेंट नंबर हैं, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे एक चीज़ और बता सकता हूं, 3RT/2Na। ये बच्चों मेरे पास सारा कांस्टेंट हो गया। इसको मैं K भी लिख सकता हूँ या इसको मैं कांस्टेंट कह सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन और ड्राइव हो जाता है, और वो ये रिलेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि अगर आप इस जगह पे कांस्टेंट पुट कर दें इस पूरे रिलेशन की जगह और साथ T पुट कर दें, तो कांस्टेंट को जब आप हटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। अब बच्चों इसके अंदर ना, बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर होते हैं, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ आखिर में 3 पॉइंट लिखने चाहिए। जैसे इसी में मैं हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ बच्चों, इसी टॉपिक के अंदर कंक्लूजन, कि आप किस रिजल्ट पे पहुँचे, इस डेरिवेशन के बाद आप किस बात पे पहुँचे हैं। तो बच्चों ये बात ज़रा सुननी है, तो हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि बच्चों पहला पॉइंट, यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है
किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो उस बेसिकली उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एक पॉइंट हमें क्या ज़हन में रखना है कि जो हमारे पास बेसिकली टेम्परेचर ऑफ ए गैस होगा, टेम्परेचर ऑफ गैस बेसिकली क्या होगा, मैं शॉर्ट लिखने लगा हूं बच्चों, टेम्परेचर ऑफ ए गैस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर उस गैस का ज़्यादा होगा जब उसके मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको आप एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या याद हुआ बच्चों, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट बच्चे ने क्या याद रखना है, बच्चों ने ये याद रखना है बच्चों, लिक्विड हों या गैसेज हों, उनके अंदर जो आपको पता है मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। इन लिक्विड एंड गैसेज मॉलिक्यूल मूव फ्रीली, और उनके अंदर जो मूवमेंट्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशंस। और ट्रांसलेशनल मोशंस जो होती हैं वो बेसिकली उनसे जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड या गैस, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और गैस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं बच्चों सॉलिड की, तीसरा पॉइंट है सॉलिड। आपको पता है इन सॉलिड एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं, मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रीली। हमें पता है कि इन सॉलिड मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रीली, जो सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करते। तो जो सॉलिड क्या होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड जो होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो मोशंस हैं वो वाइब्रेशनल हैं, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि अभी आपको ये लेक्चर आज का अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।